और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। डिप्टी सीएम ने राजू श्रीवास्तव के परिजनों से बातचीत की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फोन पर बातचीत की है राजू श्रीवास्तव के परिजनों से। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की परिवार से बात की, उनका साथ ही साथ हौसला भी बढ़ाया। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव अस्पताल में भर्ती हैं। जिम करते वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से दिल्ली एम्स में उनका इलाज जारी है। हालांकि राहत भरी खबर सामने ये आई है कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार जरूर हुआ है। और इस बीच जानकारी आई है कि डिप्टी सीएम ने राजू श्रीवास्तव के परिजनों से फोन पर बातचीत की है और उनकी तबीयत जानी है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का हाल जाना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फोन करते हुए उनके परिजनों से बात की तो साथ ही साथ हौसला भी बढ़ाया। हार्ट अटैक के बाद से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं राजू श्रीवास्तव। बड़ी जानकारी आपको बता दें, डिप्टी सीएम ने राजू श्रीवास्तव के परिजनों से बातचीत की फोन पर। राजू श्रीवास्तव की तबीयत जानी और उनका हालचाल जाना। पूरा देश आजादी के रंग में डूबा हुआ है। ऐसे में हर कोई अपने ढंग से इस जश्न को मना रहा है। आज मदरसे के बच्चों ने भी इस अमृत महोत्सव में शामिल होकर आजादी के नारे लगाए। खास बात यह है कि अलग अलग इलाकों से आए बच्चों ने लंबी यात्रा भी निकाली। इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से हुई, जो कई इलाकों से गुजरते हुए शहर भर में निकाली गई। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में बच्चों के हाथों में तिरंगा था और सब इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं और इस वक्त पूरा भारत अमृत उत्सव मना रहा है, इस रंग में डूबा हुआ है। खासकर इसमें जो मदरसे के बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हैं और आज एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है इस्लामिक सेंटर से। हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली जी हैं। किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है, अमृत उत्सव चल रहा है? ये आप सब जानते हैं कि इस साल हम लोग अपने आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं और एक नेशनल स्पिरिट के तहत इस ओकेजन को हम सब लोग एज ए नेशनल फेस्टिवल मना रहे हैं। और आज यहाँ पे दारुल उलूम फरंगी महल, जो कि हिंदुस्तान का सबसे पहला मदरसा था और जिसके कि उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी में उनका अहम रोल और किरदार रहा है, तो लिहाजा यहाँ के ये बच्चे यहाँ पे आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और इसी के साथ साथ 13, 14, 15 को यहाँ पर आज़ादी मेला भी है, जिसमें कि लोगों को मुजाहिदीन आज़ादी की जो कुर्बानियाँ रही हैं उससे लोगों को वाकिफ़ कराया जाएगा। देखा जा रहा है कि बच्चों में खासकर एक उत्साह ज़्यादा रहता है। इस बार 75 साल पूरे हुए हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो खासकर कुछ और कार्यक्रम ऐसे बच्चों को जो पुरानी चीज़ें बताएं और कुछ इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ें जो जिस तरह से पुराने किस्से हैं उनको किस तरह से आप बताएंगे, कैसे उन तक बात पहुँचाएंगे? ये जो बात मैंने अर्ज़ की, जो ये मेला ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि जिन लोगों ने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी, उससे नई नस्ल को, यंग जनरेशन को वाकिफ़ कराया जाए और उसको पिक्चर्स के ज़रिए से उसका मुजाहरा किया जाएगा, जिससे कि बच्चों के अंदर एक नेशनल स्पिरिट पैदा हो, उनको आज़ादी की इम्पोर्टेंस मालूम हो और उनको मालूम हो कि किस तरीके से आज़ादी की हम सबको मिल के हिफाजत करनी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खालिद रशीद फरंगी महली हैं, कह रहे हैं कि लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। ये सिर्फ आज तिरंगा यात्रा नहीं है, इसके अलावा भी आगे कार्यक्रम रखे गए हैं ताकि बच्चों को उनके जो इतिहास है उसके बारे में बताया जा सके। जो पुरानी बातें हैं, कैसे मुस्लिम समुदाय के खासकर लोगों ने इस आज़ादी में हिस्सा लिया था, उसके बारे में बताया जा सके। देखिए, ये बच्चे हैं अलग अलग जगहों से आए हैं और इनके हाथों में तिरंगा है। आज इस अमृत महोत्सव में शामिल होने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, लखनऊ के हैं हम। लखनऊ के हैं जी। आज 75 साल पूरे हुए हैं आज़ादी के, कैसे मना रहे हैं? जी, हम लोग यहाँ से रैली निकाल के इसको ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोग भी इस दिन के लिए बहुत खुश हैं। अच्छा, तो मुस्लिम समुदाय के देखिए जो कहा जाता है कि बहुत इसमें जुड़ाव नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर तो देखने को तस्वीरें कुछ और मिल रही हैं। यहाँ पर ज्यादातर जगहों के जो बच्चे हैं अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन उनके हाथों में तिरंगा। कहाँ से आए हैं आप? MP, मध्य प्रदेश से आए। जी। आज उस महोत्सव में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी हो रही है इस महोत्सव में शामिल होने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है माहौल। तो देखिए, ये आए हैं मध्य प्रदेश से आए हैं, खासकर कुछ और बच्चे भी हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? गोंडा से। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस। कैसे साल हो गए आज़ादी के? 75 साल हो गए। 75 साल।
तो देखिए ये वो सब बच्चे हैं जो आए हैं अलग अलग जगहों से और इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने आए हैं। और खास बात ये भी कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते रहेंगे उसमें भी इन बच्चों को शामिल किया जाएगा ताकि उसके बारे में उनको बताया जा सके किस तरह से आज़ादी मिली, कौन से लोग इन आज़ादी के लिए शहीद हुए। तो कई तरह के आयोजन रखे गए हैं इस इस्लामिक सेंटर पर भी। तो फिलहाल इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीरें 7 दिन तक लगातार देखने को मिलेंगी क्योंकि अलग अलग जगहों पर लखनऊ के खासकर इलाकों में प्रोग्राम रखे गए हैं, चाहे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से या अलग अलग समुदाय हो या राजनीतिक दल हो, सभी की तरफ से इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती में से 6,800 अभ्यर्थी वंचित रह गए थे, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग सहित आरक्षण को लेकर अपनी मांग उठाई थी, जिसके बाद आयोग के निर्देशन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पूरे मामले में जल्द ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आश्वासन मिला था। लेकिन लंबे समय गुजर जाने के बाद भी आज तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से आज दर्जनों अभ्यर्थियों ने मैरिज रोड स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द ही नियुक्ति की जाने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों को देखते हुए मौके पर डीएसपी श्वेता पांडे के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। जो 69,000 शिक्षा भर्ती हुई थी उसमें से जो लोग कुछ बचे हुए थे इनका रिजर्वेशन पे लेकर के जो असंतोष है उसकी वजह से कह रहे हैं कि हमको अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। उसको माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे ये लोग, माननीय मंत्री जी आज हैं नहीं, तो इनको समझाया गया, इनका ज्ञापन लिया गया है कि इनकी बात वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। जो भी इनकी आवश्यक वो होंगे नियम कानून में जो होते हैं उसको कंसीडर करने के लिए माननीय मंत्री जी से इनको भेज दिया जाएगा। जहां एक और अलीगढ़ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बलिया में भी अभ्यर्थियों में आक्रोश है। भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान ओपी राजभर ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने का विश्वास दिलाया। ओपी राजभर ने कहा कि वो अभ्यर्थियों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि सभी वंचित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिलाया जाए। हमारा काम है, हम इनकी समस्या को लेकर मैंने बात किया हूं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा इनके 2 प्रतिनिधि को लेकर के, और हमारी कोशिश होगी माननीय मुख्यमंत्री से इनको नियुक्ति पत्र दिलाना। सही बात तो है कि जैसे ये लोग इनमें से कुछ बच्चे चले गए अखिलेश जी के यहाँ, तो अखिलेश जी को चाहिए था कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते, उनको बताते, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो ट्वीट कर दिए बस काम खत्म। मायावती के यहाँ मिल नहीं सकते, सोनिया के यहाँ जा नहीं सकते, प्रियंका के, तो इनकी समस्या को सही मामले में वहां तक याद नहीं दिलाया। मुख्यमंत्री एक प्रदेश का मालिक होता है, तमाम समस्याएं डेली की डेली समस्याएं आ रही हैं, एक ही समस्या खाली नहीं है। तो हमको पूरा भरोसा है और विश्वास है कि ये मामला जब मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा, हम लोग मिलेंगे, इस समस्या का समाधान होगा। वहीं सपा विधायक आजम खान लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल से आज डिस्चार्ज हो गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अब आजम खान की तबीयत ठीक हो गई है और उन्हें मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 3 अगस्त को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। इससे पहले मेदांता अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जरूरी टेस्ट के बाद उनके फेफड़े में संक्रमण पाया गया, जिसका इलाज शुरू कर दिया गया था। उनको क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में रखा गया था। तो वहीं हांसी में माता टीला बांध से 25,136 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिले में नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर चेतावनी जारी कर दी गई है। डीएम रविंद्र कुमार गुरुवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि माता टीला बांध से लगभग भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से जिले के कई गांवों के प्रभावित होने की आशंका है
और इस कारण लोगों को हिदायतें भी जारी की गई हैं। सभी लोग पूरी तरह से सतर्क रहें और नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखने की भी उन्होंने बात कही। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को अपने भाइयों तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने पूरी तैयारियां की हुई थी। रक्षाबंधन पर परिवहन निगम ने बहनों के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था की, जिसका जिले की बहनों ने खूब लाभ उठाया और अपने भाइयों के पास पहुंच उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। लेकिन इस दौरान रोडवेज बसों में यात्रियों को भारी भीड़ देखने को मिली। रक्षाबंधन पर हरदोई शहर की सड़कों पर यात्रियों की भारी आवाजाही रही, जिससे बसों में बैठने को लेकर मारामारी के हालात बने। काफी इंतजार के बाद लोगों को बस मिली तो सीट नहीं मिली। महिलाओं की भारी भीड़ बस अड्डे से लेकर बसों में दिखी, जिसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते और भी कई तरह की व्यवस्थाएं सामने आईं। वहीं इटावा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सप्ताह के दूसरे दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद वासियों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए संबोधित किया गया और जनपद में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, अभियानों के बारे में जानकारी दी गई और जनपद पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में किए गए सराहनीय कार्यों से अवगत भी कराया गया और कहा कि हमारे भारत वर्ष की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हुए अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। एवं 11 को आजाद कराने के लिए कि जहां एक और पुलिस का खौफ अपराधियों में बना रहे, वहीं जनमानस पुलिस को अपना मित्र समझे। इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक हम सफल भी रहे हैं। विगत वर्ष में कोविड-19 के रूप में वैश्विक संकट में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मानवीय दृष्टिकोण का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसके क्रम में मानवीय मूल्यों का प्रदर्शन करते हुए जनपद इटावा पुलिस का एक जवान कोविड-19 से संक्रमित होकर शहीद हो गया। कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ है, अतः हमें अभी इस ओर और भी सतर्क रहना है। पब्लिक के लिए MP5 गन बैन है, लेकिन फिर भी वाराणसी के रेवड़ी तालाब इलाके में एक युवक ने MP5 गन से 5 राउंड फायरिंग की। बता दें कि युवक ने अपने दोस्त आर्मी के कैप्टन से गन लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर KGMU के VC लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी ने बताया कि KGMU पिछले दिनों में तमाम उपलब्धियों को पाया गया। देश में तीसरे स्थान पर KGMU की रैंकिंग है। अभी जानकारी मिली है कि नेक की टीम आने वाली है। आने वाला समय हमारे लिए चुनौतियों का होगा कि KGMU में मेहनत कर अच्छी रैंक दी जा सके। तो वहीं बस अड्डों पर आगरा पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस के इंतजाम आदि किए गए थे। ईदगाह बस स्टैंड पर भीड़ भाड़ वाले चलते कोई अनहोनी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसके लिए पुलिस सतर्क रही। पुलिसकर्मी संदिग्ध यात्रियों की चेकिंग करते हुए भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2 दिनों के लिए महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते बस स्टैंड पर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं कई यात्रियों को बस नहीं मिली, जिससे वो काफी नाराज दिखाई दी। अलवर जा रहे हैं, कोई बस नहीं मिल रही है। कोई बस नहीं, 1 डेढ़ घंटा हो गया। 1 डेढ़ घंटा हो गया। तो ये आपने सूचना प्राप्त की यहाँ से? हाँ कि आ रही बोल रहे हैं। आ रही बोल रही है, तो क्या बोलेंगे इसको? भीड़ है जी, त्योहार है इसलिए भीड़ है। इसलिए भीड़ है, लेकिन बस परेशानी हो रही है। हाँ वो तो होगी, हल्की फुल्की तो होगी। हल्की फुल्की। कहाँ जाना है? कितनी देर से बैठे हैं? घर पर जाना है। तो कोई बस नहीं मिल रही है? कोई नहीं, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, तो परेशानी हो रही है।
तो किसी भी रोड में ना ही उत्तर प्रदेश मिल रही नहीं राजस्थान मिल रही है। देश हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व बना रहा है और जिस तरीके से जनता टीवी ने के सामने अशोक कुमार जो कि क्षेत्रीय प्रबंधक है आगरा परिवहन के, दावा किया था कि परिवहन विभाग ने कमर कस ली है और आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्री परेशान है। ये 2 दिन तक यही हाल है। यहाँ पर घंटों घंटों तक यात्रियों को बसें नहीं मिलती हैं, चाहे वो भरतपुर का हो, धौलपुर का हो या दिल्ली का हो या कहीं आसपास के अलीगढ़ साइड का या लखनऊ साइड का। तो ये हाल पिछले 2 दिनों से है। 2 दिनों से इसी तरीके से माताएं बहनें बसों के लिए परेशान दिखाई दे रही हैं। सबसे ज़्यादा धौलपुर और भरतपुर के तरफ जाने वाली बसों को लेकर है और अब इस तरीके से भीड़ आई और अभी भी एक बस आई है। ये सभी के सभी यात्री वहीं भाग रहे हैं। ये हालात कल से ही है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से परिवहन के जो दावे तो वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो भीड़ है इस तरीके से हादसा के शिकार भी हो सकते हैं यात्री। और जिस तरीके से परिवहन विभाग ने दावे किए थे वो दावे बिल्कुल फेल होते दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो दावों के विपरीत कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। खबरों में आगे बढ़ते रुख एक बड़ी जानकारी का करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दे। देहरादून से बड़ी जानकारी, यूपी एसएससी पेपर लीक मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सचिवालय में नियुक्त अपर निजी सचिव गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक मामले में निजी सचिव न्याय विभाग सूर्य प्रताप आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। तो लगातार पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है और अब तक 16 लोग इस तरह से गिरफ्तार किए गए हैं पूरे मामले में। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, कुल 16 लोगों की गिरफ्तारियां अब इस तक हो चुकी हैं। सचिवालय में नियुक्त अपर निजी सचिव गिरफ्तार किए गए हैं। और अजीत कंबोज हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अजीत, लगातार पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ओर से कार्रवाई की जा रही है और कुल 16 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। ताजा गिरफ्तारी को लेकर और अपडेट। बिल्कुल, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि यूके ट्रिपल एससी मामले में लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज एक ये बड़ी गिरफ्तारी सचिवालय में अपर निजी सचिव के पद पर तैनात सूर्य प्रताप के तौर पर हुई है। एक ये बड़ी खबर है कि सचिवालय तक इसके तार अब जुड़ने लगे हैं। सीधे तौर पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो तमाम भर्ती घोटाले की बातें निकलकर सामने आ रही थी और 16 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। और बीते रोज ही डीजीपी अशोक कुमार ने पत्रकार वार्ता करके पूरे मामले की जानकारी दी थी कि किस तरह से इसको लेकर एसटीएफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। और उसी दौरान उन्होंने इस बात को भी पुख्ता किया कि लगभग 80 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। तो साफ है कि कितना बड़ा रैकेट कह सकते हैं सीधे तौर पर जो इन भर्ती मामलों को लेकर चल रहा था। और अब एक के बाद एक परतें जब खुल रही है तो लगातार कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ये दूसरी गिरफ्तारी है जो सचिवालय सेवा के अधिकारी की हुई है। इसके अलावा और भी तमाम गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। कुल 16 लोग इसमें अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और सीधे तौर पर डीजीपी ने अपील भी की है उन अभ्यर्थियों से जो इस तरह के पेपर लीक को अपना हथियार बनाकर परीक्षाएं पास कर चुके हैं और कई स्थानों पर नौकरी कर रहे हैं। तो उन सभी से अपील है कि आप लोग आए और अपना बयान दर्ज कराएं, अन्यथा जब एसटीएफ गिरफ्तारी करना शुरू करेगी तो फिर उसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में अजीत, लेकिन अगर हम इस लिहाज से देखें कि लगातार मामले में कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से महकमे के लोग इसमें से निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं और भी ज्यादा गंभीर इस पूरे मामले को बना देता है। बिल्कुल, सीधे तौर पर अगर उत्तराखंड में इस मामले की बात की जाए तो जब बेरोजगारों ने मुद्दा उठाया था कि फर्जीवाड़ा किया गया है भर्ती घोटाले में, तो सीधे तौर पर कई जनपद सरकारी अधिकारियों के भी मिलीभगत होने का इसमें आरोप लगाया गया था। और वो आरोप अब कहीं ना कहीं काफी हद तक सटीक साबित हो रहे हैं क्योंकि कई अधिकारी इसमें पकड़े जा चुके हैं। ये दूसरी गिरफ्तारी है जो सीधे तौर पर राज्य सचिवालय से जुड़ी हुई है और कई जनप्रतिनिधियों के नाम भी इसमें आ रहे हैं कि वो भी लोग इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत यहाँ पर एसटीएफ जुटा रही है और आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो डीजीपी साफ कर चुके हैं कि जो भी लोग इस पूरे भर्ती घोटाले के पीछे होंगे उसमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो शासन प्रशासन में काम करने वाला कोई अधिकारी हो या फिर कोई बड़ा जनप्रतिनिधि। शुक्रिया अजीत इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों का दौर देखने को मिल रहा है और एसटीएफ सख्ती से मामले में जांच करते हुए जो भी इस मामले में संलिप्त है उसे गिरफ्तार कर रही है। सचिवालय से दूसरी गिरफ्तारी, बड़ी और अहम खबर।
इन दिनों देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस अभियान में शामिल होने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील भी की, तो वहीं बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता भी अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी अभियान के तहत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा अपने गृह क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद स्थल पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साथ ही कार्यक्रम में झंडारोहण कर राष्ट्रगान किया और नगर में तिरंगा यात्रा कर हर घर तिरंगा फहराने को लेकर जन संदेश दिया। लेकिन बीजेपी के इस अभियान के खिलाफ विपक्ष के बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा से ही वोट बैंक की राजनीति कर विभाजन करता है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर राष्ट्र की एकता देखकर विपक्ष बौखला गया है। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में और उत्तराखंड राज्य के जन्म में खटीमा का 1 सितंबर 1994 का जो आंदोलन है, उस आंदोलन ने उत्तराखंड बनाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया था। उसमें हमारे राज्य के 7 आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी। उन सभी को हम नमन करते हैं। जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान किया है, राज्य के आंदोलन में उत्तराखंड बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी आहुति दी है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सभी को हम नमन करते हैं। जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम अपनी उपलब्धियां, हमारे द्वारा किए गए नए नए अनुसंधान, नई नई ऊंचाइयां, उन सब का स्मरण कर रहे हैं। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 60,000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के संपन्न हो चुके हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बात अगर पहाड़ों की रानी की करें तो यहां भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मसूरी के करीब 30 स्कूलों के सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं, साथ में आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। सर्वे ऑफ इंडिया के ग्राउंड से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधिवत रूप से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान मसूरी 3 रंगों में रंगी नजर आई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा लगाओ अभियान चल रहा है। जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स आजादी की लड़ाई को लड़ रहे थे, आपने पिक्चरों में देखा होता तो यही तिरंगा उनके हाथ में होता था, जिनको शक्ति देता था, ताकत देता था अंग्रेजों से लड़ने की। आज लोगों के अंदर वही जागृति लाने के लिए, वो जज्बा पैदा करने के लिए आज जो देश की स्थिति है, अगर हम अगल बगल के राष्ट्रों को देखें, किसी को नहीं कहते थे कोई हमारा मित्र राष्ट्र है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से जनता को दो-चार होना पड़ रहा है। इसके साथ ही जाम में फंसी राजधानी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन रेंगते नजर आते हैं। हालांकि नए कप्तान दलीप सिंह कंवर का कहना है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद जिलाधिकारी के साथ सड़कों का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लेफ्ट टर्न में यातायात बाधित करने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, इसमें और बहुत कुछ किया जाने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें हैं जो थाने वाले या मौके पर काम नहीं हो रहा है, तो मैं इसको जैसे आप घंटाघर में देखिए, जरा आपको परिवर्तन दिखेगा आज, क्योंकि कल मौके पर गया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।